This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Okay, again start करते हैं. मीन टाइम सर ये एक बार जी सर एक बार ये हजार्ड रेट को समझा देंगे, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस. हजार्ड रेट इज द फेलियर रेट, जस्ट अ मिनट, इंस्टेंटेनियस फेलियर रेट कि जो हमारे कंपोनेंट हैं उनका रेट क्या है फेलियर का. तो आप जनरली आप देखते होंगे कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो शुरू में उसके चांस ज्यादा होते हैं खराब होने के, क्योंकि ड्यू टू द इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल खराब हो रहा हो. तो हजार्ड तो उस पीरियड को जो कंपनी है जनरली उसको वारंटी में रखती है, क्योंकि वो फेल होने का जो उसका रेट है वो कंपनी की मिस्टेक है कि कंपनी ने तो उसको मैन्युफैक्चरिंग सही से नहीं किया या रॉ मटेरियल सही से नहीं लगाया. तो अब फिर क्या होता है कि अभी मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा बात रेट की उसमें, तो मेरे ख्याल तब समझ में आ जाएगा. आप बस केवल ये समझ लीजिए कि फेलियर रेट है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो किस रेट से फेल हो रहे हैं. ठीक है. ओके सर, ओके, थैंक यू. मीन टाइम टू सिस्टम फेलियर या मीन टाइम टू फेलियर. तो मीन टाइम तो सेम, मीन की तो हमें जब भी डेफिनेशन आती है वही आती है कि सबको ऐड करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मान लीजिए हमने 10 कंपोनेंट हमने लगाया, तो पहला कंपोनेंट हमारा 30 मिनट से फेल हो गया, सेकंड कंपोनेंट हमारा 32 मिनट से फेल हो गया, फिर 40 मिनट से फेल हो गया. इस तरह से हम उनका सबका टाइम मेजर कर लिया और उन सबके टाइम को हमने डिवाइड कर दिया बाय 10, तो हमारा जाएगा मीन टाइम टू फेल. ठीक है. पर अगर हमें रिलायबिलिटी पता हो और मीन टाइम टू फेलियर निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते. तो यहाँ तो मीन टाइम फेलियर वही किया जो मैं बता रहा था, ये सबका टाइम फेलियर टाइम नोट कर लिया एंड डिवाइड बाय जितने भी कंपोनेंट, तो 5 आवर्स आ गया था मीन टाइम. पर अगर रिलायबिलिटी गिवन है तो हम मीन टाइम टू सिस्टम फेलियर भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिलायबिलिटी. कैसे निकलेगा? जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट रिलायबिलिटी फ्रॉम लिमिट 0 टू इनफिनिटी. ठीक है. तो इससे हम मीन टाइम टू फेलियर भी निकाल सकते हैं. ये वाला भी आपको फार्मूला यूज करना होगा. एक बार रिलायबिलिटी निकल जाने के बाद उसको उसमें ऐड करते रहता है कि आप मीन टाइम टू फेलियर निकालो. तो अगर रिलायबिलिटी निकल गई तो उसको आपको केवल इंटीग्रल करना है 0 से लेकर इनफाइनाइट. इंटीग्रल देखिए कुछ स्टूडेंट जो है जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं, तो इंटीग्रल उनकी थोड़ा टफ है. पर यहाँ पे इंटीग्रल बहुत बड़ा नहीं चाहिए मेरे को. एक तो हमें चाहिए टी रेज़ टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है वो आपको बताइए. ये भाई क्या होता है कि प्लस हो जाता है इसमें n प्लस सॉरी n+1 पावर मतलब एक ऐड हो जाती है और जितने हमने करा उससे डिवाइड करना होता है. ठीक है. और एक होता है इंटीग्रल चाहिए मुझे e रेज़ टू द पावर -ax का. तो e रेज़ टू पावर का तो e रेज़ टू पावर एक होता ही है, अगर t मान लेते हैं तो dt. तो e रेज़ टू पावर का तो e रेज़ टू पावर होता ही है, तो ये तो हो जाएगा e रेज़ टू द पावर -at और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं जो भी इसके साथ बैठा हो t के साथ, तो माइनस का a. ये इंटीग्रल हो गया. तो इन 2 या 3 इंटीग्रल से हमारा काम चल जाएगा. ये फॉर्मूले आपके अवेलेबल हैं ही फॉर्मूला बुकलेट में MS301 में, तो आप वहां से भी इसको ले सकते हैं. ओके. चलिए, तो मीन टाइम टू सिस्टम फेलियर हो गया कि हम उसको इंटीग्रल करना होगा 0 से लेके इनफाइनाइट. यस, आगे है कह रहा है कि टू कैलकुलेट MTTF यू शुड यूज इक्वेशन नंबर 12 इंस्टेड ऑफ 21. यानी हम इसको यूज करेंगे ना कि 21. 21 कहाँ पे है? ये वाला. इसको यूज नहीं करते जनरली. कर तो सकते हैं इसको भी क्योंकि टी तो हमारे पास टी है ही, FT भी हमारे पास होगा. तो पर यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना पड़ सकता है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाया है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इससे अच्छा है कि हमारे पास RT हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, तो RT को इंटीग्रल कर देते हैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक. पर इसमें एक मिस्टेक है, अगर आपका RT गलत हो गया तो आपका MTTF भी गलत हो जाएगा. ठीक है. ये एक क्वेश्चन है, इफ फेलियर रेट इज कांस्टेंट. अगर हमारा फेलियर रेट कांस्टेंट है कि हमारा
टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। कंपोनेंट का जो शुरू में फेलियर रेट था कि हर 1 घंटे बाद 10 कंपोनेंट फेल हो रहे थे, एंड में भी उसी तरह से फेल होते चले गए, तो फेलियर रेट हमारा हो गया कांस्टेंट। तो उस टाइम पे कह रहा है कि एमटीटीएफ कैसा होगा, तो रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं। जब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फेलियर रेट दिया हुआ है, यानी हजार्ड रेट दिया हुआ है। हजार्ड रेट और रिलायबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, वो ये है, ये वाली। तो हम इससे निकाल सकते हैं, रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि मीन टाइम टू सिस्टम, मीन टाइम टू फेलियर के लिए हमें रिलायबिलिटी चाहिए, और वो होगा ई रेज टू द पावर माइनस 0 से लेके टी लैम्डा टी टी टी। लैम्डा टी है कांस्टेंट, तो मान लेते हैं कांस्टेंट वो लैम्डा ही मान लेते हैं, लैम्डा है और ये टी टी। तो क्या करें, इसका इंटीग्रल कर दें, ई रेज टू द पावर माइनस 0 से लेके टी। लैम्डा क्या होगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का होता है टी, तो सॉरी तो ये हो गया लैम्डा टी और लिमिट 0 से लेके टी। जब आप इसको रखेंगे, टी रखेंगे तो यही आ जाएगा लैम्डा टी, और जब आप इसको, और जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस टी को 0 रखो तो 0, और किसी पावर 0 हो तो कितनी वैल्यू होती है, 1। वन वन। यस, तो ये हो जाएगा हमारा ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी माइनस 1। ओके, तो इस कर देते हैं। ओ, गलती कर दी हमने इंटीग्रल करते टाइम। देखिए क्या हुआ, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल 0 से लेके टी लैम्डा टी, तो ई रेज टू द पावर ये हो गया लैम्डा टी टी टी, मिलेगा 0 से टी, जब टी रखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा टी। ठीक है, जो 0 रखेंगे तो 0 0 तो हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा हजार्ड, हमारा आ गया रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हो गया दिस, और इसका क्या निकालना है, एमटीटीएफ निकालना है, तो इसको इंटीग्रल करते हैं फिर अगेन 0 से लेके इनफाइनाइट तक। जब 0 से लेके इनफाइनाइट तक आप इसका इंटीग्रल करेंगे, इसका ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी टी टी। तो देखो मैंने कहा था कि एक ई की जरूरत पड़ेगी, तो इसका क्या होगा, ई रेज टू पावर का तो ई रेज टू पावर होता ही है लैम्डा टी। और फिर डिवाइड बाय इससे जो हमारे साथ, यानी टी के साथ जो भी एक्स्ट्रा है तो लैम्डा है। अब इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट इसकी 0 से लेके इनफाइनाइट है, तो जब हम रखेंगे इनफाइनाइट रखेंगे तो किसी की पावर, तो माइनस लैम्डा बाहर ले सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा बाहर ले लिया हमने। और जब हम रखेंगे ई रेज टू द पावर माइनस टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब रखेंगे हम टी की जगह 0 तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस 0। ओके, इन्फिनिटी पावर माइनस इन्फिनिटी है तो वो हो जाएगी 0, और ई पावर 0 होता है 1, तो कुल मिला के कितना आ गया 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी शायद कहीं मैंने देखा है, अगर कांस्टेंट है तो उसका एमटीएफ यानी दोनों चीज पूछ सकता है, रिलायबिलिटी क्या होगी और एमटीटीएफ क्या होगा, आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे लेते हैं। तो थ्योरी तो लगभग खत्म हो गई आपकी, तो इसमें रिलेशनशिप भी है कि कांस्टेंट फेलियर रेट है, तो जनरली अगर हम इसकी बात करें तो ये रिलायबिलिटी, चलिए आगे आए क्वेश्चन में तभी डिस्कस इस टाइप। अगर मीन टाइम निकालना हो, देखिए टू डेफिनेशन थी, एक तो था हमारा मीन टाइम टू फेलियर एंड मीडियन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो मीडियन तो आप जानते ही हैं कि मीडियन कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड द होल सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स, तो यहाँ भी सेम डेफिनेशन की मीडियन की वही लगेगी कि क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 थी। अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी करेंगे टी इज ग्रेटर देन किसी एक नंबर से, इन्होंने टी मीडियन लिख दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो हाफ होगी, इज इक्वल टू 0.5।
तो इसकी हेल्प से भी हम ये मीडियन निकाल सकते हैं, मीडियन टाइम कितना होगा। चलिए न्यूमेरिकल से लेते हैं तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इसका एक न्यूमेरिकल, इस तरह का ही न्यूमेरिकल असाइनमेंट भी जो कल डिस्कस कर रहे थे। तो ये है द फेलियर डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल टी इज गिवन बाय एफ टी गिवन। ठीक है, कैलकुलेट करना है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी में और एफ टी में रिलेशनशिप पता है तो हम निकाल सकते हैं इजिली। पर देखिए, अगर आप बेसिक डेफिनेशन भी याद रख लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? बेसिक डेफिनेशन कहती है कि रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी। क्या है रिलायबिलिटी? प्रोबेबिलिटी है। इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो कंपोनेंट है उसका जो फेलियर टाइम है वो ग्रेटर देन होगा टी से, यानी टी टाइम पे वो सर्वाइव करता रहेगा। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देता तो इंटीग्रल करते। कहां से करते? टी से लेके इनफाइनाइट तक करते। और किसको करते? जो हमारा एफ टी गिवन है, एफ टी की वैल्यू कितनी है? 0.012 e रेज़ टू द पावर माइनस 0.012 t। तो यानी कुल मिला के इंटीग्रल करना है। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर ले लेंगे, इसका इंटीग्रल करना है। इसका इंटीग्रल क्या है? e रेज़ टू द पावर बना हुआ है, तो e रेज़ टू द पावर तो e रेज़ टू द पावर ही होती है। तो e रेज़ टू द पावर माइनस 0.012 t, और जो t के साथ होता है उसे डिवाइड करना होता है तो उसे डिवाइड कर दिया, माइनस 0.012 और फिर लिमिट पुट करेंगे। लिमिट कितनी है? लिमिट है t से लेके इनफाइनाइट तक। और बाहर क्या बैठा हुआ है? बाहर हमारा है 0.01, तो 0.012 से 0.12 से कैंसिल कर देते हैं। जब हम इनफाइनाइट रखेंगे तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और नीचे भी माइनस साइन और बचा हुआ है तो ये माइनस कर देते हैं। और इस बार आएगा प्लस e रेज़ टू द पावर, जब t रखोगे तो आप आ जाएगा माइनस 0.012 t। तो ये तो जीरो हो गया। तो कुल मिलाकर रिलायबिलिटी कितनी आ गई? रिलायबिलिटी आ गई e रेज़ टू द पावर माइनस 0.01। ठीक है, तो ऐसे भी कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, बस वहां पे आपने इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, आपसे इंटीग्रल निकालना है। तो रिलायबिलिटी हो गई। अब कह रहे हैं रिलायबिलिटी द कंपोनेंट फॉर ए 100 आवर मिशन। तो टी क्या है? रिलायबिलिटी तो फंक्शन है टी का। अब कह रहा है कि टी को आप 100 रख दीजिए, तो टी को 100 रख देते हैं। टी को 100 रखो, जो फार्मूला रिलायबिलिटी का बना उसमें हमने क्या करा? टी को 100 रख, तो रिलायबिलिटी फार्मूला बन गया। और टी को 100 रखा तो ये आ गया e रेज़ टू पावर माइनस 1.2। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, और टेबल भी गिवन है तो टेबल से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। और अगर आप इतना भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है। फिर कह रहा है मीन टाइम टू फेलियर। तो मीन टाइम टू फेलियर तो हमें इंटीग्रल करके निकालना होता है रिलायबिलिटी का, जीरो से लेके इनफाइनाइट। तो हमने क्या करा? रिलायबिलिटी हम निकाल ही चुके, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसकी वैल्यू पुट अप करी। फिर वही सेम इंटीग्रेशन आगे जो पहले निकाला था, बस लिमिट बदल गई। लिमिट इस पहले टी से इन्फिनिटी थी, अब इन्फिनिटी जीरो से इन्फिनिटी है। तो इसकी वैल्यू मीन टाइम सिस्टम फेलियर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फिर फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन की मैग्नेटिक डेफिनेशन लगाएंगे कि भाई ये होता है मीडियन के प्रोबेबिलिटी t ग्रेटर देन t इज इक्वल टू 0.5। तो इसको फिर प्रोबेबिलिटी आ गई, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फिर हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी कहां से निकालनी है? t mt से कहां तक? इन्फिनिटी तक, f t dt। तो ये तो हम इंटीग्रल निकाल चुके हैं, बस वहां t की जगह क्या था? वहां t था, यहाँ mt है, वो हम निकालते रिलायबिलिटी में। तो रिलायबिलिटी में हम क्यों ना, हम दोबारा इंटीग्रल करने से अच्छा है कि इसी में हम t की जगह tmt रख देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने लिखा है r tmt। जो रिलायबिलिटी निकालनी है उसमें t की जगह tmt कर दो, tmt कर दिया बराबर 0.5। अब इसको करना है, तो यहाँ पे तो हमें वैल्यू निकालनी है tmt की। तो e हटाने के लिए क्या करना होता है? लॉग लेना होता है, तो हमने लॉग ले लिया। और कौन सा लॉग लेना पड़ेगा? बेस e वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें e को हटाना है। तो लॉग लेने पे तो ये हो जाएगा सॉरी माइनस 0.012 tmt इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.5। तो लॉग ऑफ 0.5, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें तो फंक्शन होता है इन, तो इन्होंने यहाँ पे इन ही लिखा है, यहाँ पे इन्होंने इन ही लिखा है। तो उसकी वैल्यू आ गई माइनस के 0.6931। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 0.12 से 0.012 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया। जो मीडियन होगा, मतलब उसका जो मीडियन टाइम होगा जो कंपोनेंट फेल होगा,
इसका रिलायबिलिटी ये है, वो होगा 57 आवर्स, लगभग 58 आवर्स के बराबर। ठीक, अभी क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, सेम पार्ट आते हैं, बस उसमें क्या होता है इन सब में ये बदल देगा, बाकी पार्ट यही होंगे सारे। ठीक है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट इफ द रिलायबिलिटी इज 0.96। इस बार रिलायबिलिटी दे दी और पूछ रहा है कि लाइफ क्या होगी, यानी टी की वैल्यू कितनी होगी। तो ठीक है भाई, रिलायबिलिटी तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, तो रिलायबिलिटी को हम इसके बराबर रख देते हैं 0.96 के, और टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रिलायबिलिटी तो ये थी हमारी, इसको इक्वल टू उसके रख दिया, फिर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो फिर लॉग लेना पड़ेगा, फिर लॉग लेंगे सेम ऊपर की तरह से कर देंगे, तो हमारे क्या रहे T.3.4। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड आउट कर किया इसने, रिलायबिलिटी फाइंड आउट करी, टाइम के भाई 100 आवर्स बाद रिलायबिलिटी कितनी होगी, मीन टाइम टू सिस्टम फेलियर किया, मीडियन किया, और लाइफ अगर रिलायबिलिटी गिवन है तो हम टी कैसे निकाल सकते हैं। सेम, कोई भी क्वेश्चन इसमें नया ऐड नहीं होता, यही क्वेश्चन रहते हैं, बस केवल हमारा एफटी चेंज होता है। अगर आप असाइनमेंट भी देखोगे उसमें एफटी चेंज किया है, बाकी सब यही कंपोनेंट पूछते हैं। Sir, here we have to take a बताइए। net log. इससे मतलब कट जाएगा कनेक्शन। हाँ जी बताइए। सर इंटीग्रेशन काफी कॉम्प्लेक्स है असाइनमेंट वाला। हाँ वो मैं करा दूंगा। ठीक है सर, अभी ये यूनिट पूरी होने के बाद हम उससे ले लेंगे। ठीक है, आप कौन कुछ नवनीत पूछ रहे थे क्या कुछ? Sir, here we have to take a natural log or just log 10 नहीं, value. नेचुरल। देखिए जब भी हमें ई को डिलीट करना होता है तो हम वी टेक द बेस ई, तो यहाँ पे इसलिए इन लिखा हुआ है। इन क्या होता है फंक्शन आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर में, वो इंडिकेट करता है नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ पे ई को हमें हटाना था, इसलिए हमने नेचुरल लॉगरिथमिक लिया हुआ है बेस दोनों में। ओके Okay, sir. चलिए। Okay, thank you, sir. Okay. The hazard rate of the component is given. Calculate the reliability. तो hazard rate और reliability में तो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप से हम निकाल देते हैं। तो ये तो सब कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल करना है, तो t का इंटीग्रल कितना होता है। देखिए बस यहाँ पे आपको अगर जो प्रॉब्लम आने वाली है थोड़ी बहुत इंटीग्रल में आ सकती है, अगर आप आपसे इंटीग्रल अच्छे से नहीं आता तो t का इंटीग्रल कितना होता है। पर मैं बता रहा हूँ कि केवल 2-3 फॉर्मूले ही हैं जो आपने इंटीग्रल में यूज करना है। तो ई वाला यूज होगा, ई वाला तो 100% यूज होना ही है, और एक टी वाला यूज होगा मोस्टली। ठीक है, और एक जो असाइनमेंट में दिया उसको हम देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है, टी रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। अगर 1 है n की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, टी रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2। तो यहीं पे ये इसने देखो क्या किया, टी स्क्वायर बाई 2 कर दिया, फार्मूला लिमिट पुट कर दी, आंसर आ गया। यहाँ पे है क्वेश्चन जो सो दैट द हजार्ड रेट ऑफ ए कंपोनेंट इज कांस्टेंट, हजार्ड रेट कांस्टेंट है, देन द फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो फेलियर रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले सेम जैसे मैंने एग्जांपल वहां पे किया था, पहले रिलायबिलिटी निकालेंगे, वो ये आ गई, रिलायबिलिटी निकाल के एफटी निकाल ले, ये आ गया। तो एफटी ये किसका है, ये आपने जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर किए थे तब भी ये निकाला था आपने एफटी। तो ये एफटी क्या है, ये एक्सपोनेंशियल का है। So this is nothing but the cumulative distribution function of an exponential distribution. Hence, we can say that failure distribution of the component follows the exponential distribution. या हम कैपिटल F से हम स्मॉल f तो निकाल सकते हैं। तो वो कैसे होगा, ft ये हमें डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, कैपिटल ft का। तो डिफरेंशिएशन करके देख लो। तो 1 का तो हो गया 0, और इसका कितना हो गया, e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t का। डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सेव इनटू, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, लैम्डा e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t हो गया। तो ये किसका पीडीएफ है, ये तो एक्सपोनेंशियल का है। वो ये कह रहा था कि अगर एमटीएफ कांस्टेंट तो उसका पीडीएफ क्या होगा, लैम्डा ये होगा। ठीक है, चलिए तो एक तरह की प्रॉब्लम हुई जब हमें
हमें पता है एमटी सब पूछा है तो सब बता ही देंगे। अब हमें ये यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ था, फेलियर डेंसिटी फंक्शन, और उससे सब चीजें पूछवाई थी, रिलायबिलिटी कितनी होगी, तो एक तरह की प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि हमें डेटा गिवन होगा। चलिए डेटा गिवन है तो कैसे करेंगे, उससे पहले है बाथटब। बाथटब का देखिए, अगर हम बात करें फेलियर रेट की, तो फेलियर रेट जब हम मान लीजिए हमने 100 कंपोनेंट सेम आइडेंटिकल कंपोनेंट हमने ऑपरेटिंग कंडीशन में डाल दी, तो ऑपरेटिंग कंडीशन में हम देखेंगे कि उसका फेलियर रेट क्या हो रहा है, मतलब शुरू में कितना फेल हो रहे हैं, बीच में कितना होंगे, फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखा कि कितने फेल हो रहे हैं। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाए फेलियर का, तो ग्राफ क्या है वो इस तरह की फॉर्म में आता है। और अगर ये आप देख रहे हो तो ये जो ग्राफ की शेप है वो बाथ टब से मिलती जुलती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बाथ टब कर्व। अब ये ऐसी शेप क्यों बनी, शुरू में फेलियर रेट देख रहे हैं आप, तो ये बहुत डिक्रीज हो रहा है, मतलब फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर ये कांस्टेंट हो गया और फिर ये बढ़ना शुरू हो गया। तो अगर हम इसको अगर ह्यूमन से भी जोड़ें, ह्यूमन बीइंग से, तो शुरू में क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू द सम मेडिकल प्रॉब्लम्स। बच्चे को प्री मैच्योर बच्चा हो गया या उसको शुरू में मेडिकल केयर नहीं मिल पाई, तो शुरू में हमारे जो डेथ रेट होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। बट जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी एक लाइफ कॉन्स्टेंट होती है, उसमें तो फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं, और एक्सीडेंटली फेल होता है। किसी को एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक आ गया, कुछ और बीमारी होगी, कोई कैंसर हो गया, उसके बाद फिर हमारा क्या है कि जो मोर्टेलिटी रेट है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे पास आता है एजिंग इफेक्ट। एजिंग इफेक्ट होने पर फिर मोर्टेलिटी रेट बढ़ने शुरू होता है। ऐसे ही कंपोनेंट की बात है, कंपोनेंट का भी अगर हम फेलियर रेट का वो बनाते हैं ग्राफ, तो वो भी बार ट्रफ बनता है। अब उसके इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक यहाँ पे, एक ये, तो एक तो हो गया हमारा अर्लियर फेलियर, फिर एक नेचुरल फेलियर, और एक फिर आता है थर्ड कंपोनेंट, शायद एज वाला लिया होगा, थर्ड कंपोनेंट लिया है इसमें, वेयर आउट फेलियर। तो चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये भी कभी कभी थ्योरी में पूछ लेते हैं, बाकी तो कोई इसका वो नहीं है, थ्योरी में पूछ लेते हैं। सर एक क्वेश्चन, अभी हमने जो फेलियर रेट का ग्राफ देखा था सबसे पहले, उसमें वो शुरू 0 से होता है एंड देन एज टाइम इंक्रीजेस वो नहीं, इनफिनिटी की फेलियर तरफ रेट का मूव हमने नहीं बनाया ग्राफ, देखता हूँ। जो रिलायबिलिटी के बाद वाला ग्राफ था सर। वो था हमारा क्यूमुलेटिव वाला, फेलियर रेट का नहीं था, हजार्ड रेट का रेट हमने बनाया ही नहीं। ये वाला, ये कैपिटल एफटी का है, क्यूमुलेटिव अच्छा फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो बाटअप, तो वी हैव डिस्कस्ड हजार्ड रेट, सब चीज बता गई। इन जनरल द कर्व ऑफ रिलेटिव फेलियर रेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंपोनेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए रिलायबिलिटी की जब बात करते हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है, मतलब विदाउट फेलियर। ऐसा नहीं कि हमने एक कंपोनेंट, जैसे जनरली फैक्ट्रीज होती है वहां पे एक बल्ब फ्यूज हो गया, ट्यूब फ्यूज हो गई, तो उसको हम दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं, पर यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। So without replacement has the typical shape of bathtub, therefore it is known as bathtub curve as shown in figure this. The bathtub curve is nothing but a graphical representation of failure rate of the population of identical component various time. ये टाइम के साथ साथ इसको बनाया, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, अर्लियर फेलियर और इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये हमने उससे जोड़े लाइफ, जो क्या बोलते हैं इसको, लाइफ टेबल से यूज करते हैं इसको, या हम कहें तो उससे डेमोग्राफी से। So when a population of new identical component start to perform its intended function, a high failure rate is observed. शुरू में क्या होता है, कंपोनेंट का हाई फेलियर रेट, जैसे हम मान लीजिए कोई इक्विपमेंट लाए और आते ही वो क्या है, खराब हो गया है ना, तो वो क्या है, हमारा अर्लियर फेलियर है। क्यों होता है, तो बहुत सारे वो है इसके, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग एरर हो सकती है, पुअर क्वालिटी हो सकती है, सब स्टैंडर्ड आइटम्स हो सकता है, इनकरेक्ट एडजस्टमेंट हो सकता है, पोजीशनिंग गलत हो सकती है, बैड असेंबलिंग हो सकती है, ह्यूमन फैक्टर हो सकता है, improper design, etc. This phase of the bathtub is known as the period of early failure or the infant mortality. It is also known as the burn-in or decreasing failure rate or debugging period.
Most failure in this period are due to the manufacturing error, design problem or poor quality of which manufacturer may be responsible. So this period is generally covered by the warranty period. इसलिए कंपनी इसको क्या है वारंटी पीरियड में ले लेती है, अदरवाइज की जो उसकी रेपो है वो खराब हो जाएगी। अगर हम लाए और उसमें फेल हो गया, रिप्लेस नहीं हुआ, तो कौन लेगा उसको प्रोडक्ट को? तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इस पीरियड को जहां तक लगता है कि ये जो अर्ली फेलियर वाला सिस्टम रहेगा उसको वो रिप्लेसमेंट में ले लेती है, गारंटी में ले लेती है। अब इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, इस पीरियड को हम किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं, ये भी तो हमारे लिए चैलेंज है। तो ये कह रहा है कि अगर हमें इसको रिड्यूस करना है तो हमें अच्छा इंक्रीजिंग क्वालिटी कंट्रोल हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल जो आप पढ़ चुके हैं कि हमें प्रोसेस कंट्रोल करना चाहिए, प्रोडक्ट कंट्रोल करना चाहिए, तब हम इसको क्या है, क्योंकि जो भी कंपोनेंट खराब होगा वो शुरू में रिप्लेस हो जाएगा। हमारे जो हमारा हैंड है यहाँ पे हम कंपोनेंट को चेक करते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर करना होगा, तब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। However, you can increase quality control at the production stage, cannot be completely eliminate in plant mortality. क्या है कि प्रोडक्शन पे हम यूज तो करते हैं पर हम completely रिमूव नहीं कर सकते। Therefore, components should be treated as the factory before delivering them to the customer. That is why good companies generally test the component before supplying. कह रहा है कि खुद उसे यूज करके देखना चाहिए कंपनी को कुछ टाइम के लिए, फिर इसको देना चाहिए। Normal life and useful life of change chance failure period. So most component having manufacturing error तो वो शुरू में फेल हो जाएंगे। So for a long period of time fewer failures are reported. अब शुरू में फेल होने के बाद फिर जनरली आपने देखा होगा कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इक्विपमेंट है वो बाद में फिर कम खराब होता है, और फिर एक बाद में जब उसकी लाइफ काफी पुराना हो जाता है, जैसे फ्रिज अगर आपको याद हो तो फ्रिज हम लोग यूज करते सालों से, एक ही फ्रिज चलता है हमारे घर, ठीक है, तो कभी फेल ही नहीं होता। बल्ब है, स्लो फ्रिज हो गया नहीं, तो फिर उसकी जो पीरियड है उसके बाद कहीं वो फेल होना शुरू होता है। तो कह रहा है कि दिस फेज ऑफ द लाइफ ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज द नॉर्मल लाइफ। ऐसे ह्यूमन बीइंग का भी है, उनमें जो बच्चे डेथ हो गई उसके बाद फिर जो डेथ होती है वो किसी चांस कोशिश की वजह से होगी, स्ट्रेस की वजह से होगी, या कोई और भी बीमारी उसको हो गई तो उसकी वजह से होगी, बाकी वैसे उसकी डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो यूजुअली फेलियर इन दिस पीरियड आर ड्यू टू द स्ट्रेस रिलेटेड कॉजेस, रैंडम फ्लक्चुएशन। जैसे मान लीजिए फ्रिज है आपका, आपके यहाँ पे लाइट बहुत कम ज्यादा हो रही है तो उसमें फ्यूज हो सकता है खराब हो जाए, बल्ब हो सकता है खराब हो जाए, बाकी वैसे वो खराब होने का नहीं। बट दिस फेलियर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली एंड हैपन रैंडमली। इसको हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कब हमारे यहाँ फ्लक्चुएट होगी लाइट या नहीं होगी, कब हमारा एक्सीडेंट होगा, तो हम इसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द चांस फेलियर पीरियड। द appropriate distribution used in this phase is exponential. You have to handle the same thing about it. Fear out failure. Since no component is perfect, it cannot last forever. तो कोई भी component ऐसा नहीं बना, ना ही ऐसा हम ह्यूमन बीइंग बना है जो हमेशा आपका forever हमेशा रहे। तो after the span of useful life, the failure rate of the component start increasing due to the aging of the component. This phase of the bathtub curve, when the component being to be destroyed, is known as the period of wear out failure. जैसे यहाँ पे दिखाया है, 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया, यहाँ टाइम है, यहाँ फेलियर रेट है, अर्लियर यहाँ पे ये हुआ, फिर ये कांस्टेंट टाइप बन गया, फिर ये इंक्रीज होना शुरू। ओके, so in this wear out phase failure rate increases with time. So if we wish to minimize the interruption of in the smooth working of a real system, one of the strategy which can be helpful in the replacement of the component when it is mean time so ठीक है कि क्योंकि आप यहाँ पे फेल होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारा सिस्टम ना रुके उसके लिए कि हम उसको रिप्लेस करते विदाउट फेलियर। जैसे आपने देखा होगा कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं, बैंक्स हैं या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे मान लीजिए लैपटॉप इशू करते हैं या डेस्कटॉप इशू करते हैं तो हर 5 साल बाद उसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसकी मीन लाइफ पूरी होगी, आगे वो परेशानी करना शुरू करेगा अपनी एजिंग इफेक्ट की वजह से। तो हमारा सिस्टम इंटरप्ट ना हो, इसीलिए कह रहा है कि हम अगर ऐसा है तो हम जब भी उसकी मीन लाइफ मान लीजिए मीन लाइफ 5 इयर्स थी, तो 5 इयर्स बाद हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज फेलियर टाइम बस, ठीक है, थिंक आफ्टर। तो ये हमारा फेलियर टाइम हो गया, 3 कंपोनेंट डिवाइड करके आप इसमें इजीली आप ग्राफ बना दीजिए, तीनों को डिफाइन कर दीजिए, 2 और 3 मार्क्स होगा, 100% आपको मार्क्स पूरे मिल जाए। चलिए, तो ग्राफ बना दीजिएगा। अब मैंने कहा कि हमने रिलायबिलिटी एक तो किया कि हमारे पास उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था, और विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है प्रोबेबिलिटी फेलियर डेंसिटी फंक्शन,
हम इजीली हम रिलायबिलिटी हमने निकाल दिया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे पास ये फॉर्म नहीं पता हमें, बल्कि हमें डेटा गिवन है, लास्ट टाइम का डेटा हमें गिवन है, तो हम उसके बेस पे भी रिलायबिलिटी को या फेलियर डेंसिटी फंक्शन को या हम क्यूमुलेटिव फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को या हजार्ड रेट को हम उसको भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कैसे एस्टिमेट करेंगे? देखिए इस यूनिट से 2 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आता ही है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन वो हो गया और एक हमारा ये डेटा के बेस के ऊपर। तो ये मान लीजिए डेटा गिवन है आपको, द फेलियर डेटा फॉर 1000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इज एज शोन। ऑपरेटिंग टाइम 0 से लेकर 10, 10 से 20 ये पीरियड्स हैं जिस पीरियड में हमने उसको मॉनिटरिंग करा। तो और देखा नंबर ऑफ फेलियर कि 1000 तो हमने शुरू में स्टार्ट जब हमने कंपनी की तो 1000 हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे, पर 0 से 10 मिनट्स बाद या 0 से 10 आवर्स बाद कितने फेल हो गए, फिर 10 से 20 इतने फेल हो गए, फिर ये फेल हो गए, इस तरह से फेल होते जा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि रिलायबिलिटी बनाओ, क्यूमुलेटिव फेलियर डेंसिटी फंक्शन बनाओ, फेलियर डेंसिटी, हजार्ड रेट सब बनाने हैं। तो हम अगर डेटा गिवन है तो किस बेस पर निकाल सकते हैं? तो देखिए अगर डेटा गिवन है तो हम कंसेप्ट वही यूज करेंगे जो हमारी डेफिनेशन कहती है। डेफिनेशन कहती है कि रिलायबिलिटी कहती है कि नंबर ऑफ सर्वाइवल अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो हम देख लेंगे कि भाई किस टाइम पे कितने सर्वाइव हो रहे हैं और कितने हमने यूज किए थे। पर यहाँ पे जो हम रिलायबिलिटी बात करते हैं किसी टाइम पीरियड में नहीं करते, किसी टाइम पे करते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ इंटरवल। तो सबसे पहले इंटरवल को हमने 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इसके एक टेबल में इसका पूरा आंसर बन जाता है। मैं इसको टेबल को दिखा देता हूँ आपको पहले, तो कैसे निकालना है वो अभी डिस्कस कर लेंगे। तो हमने पहले सबसे पहले टाइम को इंटरवल की जगह चेंज कर लिया, 0, 10, 20, 30 अप टू जहां तक भी गिवन, तो 150 हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक तो रिलायबिलिटी निकालनी है। तो रिलायबिलिटी वैसे तो डेफिनेशन है रिलायबिलिटी की, ये प्रोबेबिलिटी T इज ग्रेटर देन T, पर ये डेफिनेशन जब यूज होगी जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ हो। पर तो फिर क्या करें रिलायबिलिटी को? तो दूसरे डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्वाइवल एट टाइम T अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट एट टाइम 0 पे। 0 पे हमने कितने लगाए थे, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ सर्वाइवल चाहिए, सर्वाइवल का मतलब जो फेल नहीं हुए हैं, हमें फेल होने का डेटा पता है, तो हम जितने हम सर्वाइव करेंगे वो भी निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से। चलिए फिर निकालते हैं उसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम को हमने इंटरवल की जगह हम सिंपल ले आए। तो नंबर ऑफ फेलियर, तो जो हमने टाइम स्टार्ट किया 0 से, तो कोई भी फेल नहीं हुआ, पर हमने देखा किसी इंटरवल में कि 0 से लेके 10, तो 10 मिनट्स तक या 10 आवर्स तक हमारे कितने फेल हो गए, 167 फेल हो गए। हमने 10 के आगे 167 डाउन